नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम विद हरियंत पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कंजंक्शन का टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और इस टॉपिक की क्वालिटी की बात की जाए तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक सेंटेंस को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करता है, या ये कहिए कि एक स्टेटमेंट के खत्म होने के बाद में जब भी अगली स्टेटमेंट स्टार्ट होगी तो उसके लिए कंजंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वाला टॉपिक इस बार हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी देख रहे हैं एग्जाम विद अरिहंत, और इस चैनल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास में लगभग जो टॉपिक कंप्लीट करवाए जाते हैं, इन टॉपिक्स में बच्चा एसएससी से ले करके बैंक से ले करके लगभग सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी कराई जाती है। चाहे आप एनडीए की बात कर लीजिए, सीडीएस की बात कर लीजिए, सभी एग्जाम्स की आपको कंपटीशन की तैयारी मिलेगी। और हम बेसिकली वो तैयारी के साथ साथ आपके साथ जुड़ते हैं जिसमें सभी क्वेश्चंस को कवर करवाया जाता है, सभी क्वेश्चंस को कवर कराया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इस बार, जैसे कि मैंने कहा हम कंप्लीट डिटेल्ड वे में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है, यदि आपसे कोई पूछता है कि कंजंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो जोड़ता है दोस्तों, जो कनेक्ट करता है दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को या फ्रेजेस को। दोबारा समझ लीजिए, कंजंक्शन जो होता है ये कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को और सम टाइम क्लोजेस को। तो हर चीज को जोड़ने के लिए अगर आपको कनेक्ट वर्ड जोड़ना है तो कनेक्शन के लिए कंजंक्शन वर्ड का होना अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे यदि पढ़ें, इससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश के साथ में एंड का इस्तेमाल किया। इंग्लिश एंड साइंस आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जैसे हमारे पास पहला वर्ड आता है इंग्लिश एंड साइंस आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो जब बात आती है इंग्लिश एंड साइंस की तो ये बहुवचन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ा गया है, दो वर्ड्स को जोड़ा गया है। तो जब हमने वर्ड बोला इंग्लिश एंड साइंस, तो एंड का मतलब क्या हो गया, दो चीजें एक नहीं रह गई। अगला पॉइंट क्या है, शी मस्ट क्लियर द एग्जाम, उसे हर हालत में एग्जाम को क्लियर करना है। और मतलब नहीं तो, और मतलब नहीं तो, नहीं तो मतलब शी विल नॉट गेट द जॉब। अब बचपन में हम और का मतलब समझते थे कि ये केवल और केवल चॉइस देने के काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चॉइस के अलावा और भी कई सारे अर्थ या मीनिंग लेकर आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट कहता है गॉड मेड मैन, भगवान ने इंसान को बनाया, एंड मैन मेड इन्वेंशन, और इंसान ने क्या किया, इन्वेंशन बनाई। तो आपके सामने फिर से एक सेंटेंस आ गया। क्या सेंटेंस आया, जब भी दो वर्ड्स को जोड़ना है, फ्रेजेस को जोड़ना है, सेंटेंसेस को जोड़ना है, उन सब के लिए कंजंक्शन का होना अनिवार्य है। ऐसे ही एक और वर्ड आता है, आवर बोट इज स्मॉल, हमारी बोट जो है काफी छोटी है, बट यानी लेकिन, वी कैन अकोमोडेट यू, वी कैन अकोमोडेट यू मतलब हमारी बोट तो छोटी है, हाँ हम मान गए, लेकिन हम तुम्हें उस पर अकोमोडेट कर सकते हैं, हम तुम्हें साथ लेकर चल सकते हैं। तो एकोमोडेट मतलब लेकर चलना, किसी को साथ में तुम्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो बट क्या हो गया, लेकिन, किंतु, परंतु। विरोधाभास की परिस्थिति जब भी दिखाई जाएगी, जब भी हम सिचुएशन में बात करेंगे ऑपोजिट की बात करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आपके साथ में नेगेटिव यानी ऑपोजिट वर्ड का। आता है अगला पॉइंट, आगे चलें तो आगे चलने पर हमारे को दिखाई देता है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन को तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला कंजंक्शन आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेट करता है, इसीलिए ये इक्वल पेयर्स को जोड़ता है, सेम रैंक की चीजों को जोड़ेगा या इक्वल पेयर्स को जोड़ता है। जब बात आती है इक्वल पेयर्स की, जब बात आती है इक्वल पेयर्स की, तो इक्वल पेयर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड में आपके पास में एक सेम चीज का होना अनिवार्य हो जाएगा। तो सेम रैंक, सेम चीजें, सब कुछ सेम होगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनेगा। ऐसे ही अगला वर्ड आता है हमारे पास में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है डिपेंडेंट क्लोज को पूरा करने के लिए, अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए
पूरा एक वाक्य बनाया जाता है। डिपेंडेंट क्लोज को पूरा यदि करना है, डिपेंडेंट क्लोज को पूरा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस कनेक्ट किया जाता है, और जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस कनेक्ट किया जाता है, इंडिपेंडेंट क्लोज जोड़ा जाता है, वो बनता है बच्चा, क्या बनता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनता है। अब आता है अगला वर्ड, आता है बच्चा कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जो दो कंजंक्शन एक साथ ही यूज होंगी, पेयर में यूज होंगी, इसके अलावा उसका यूज नहीं होगा, यानी होगी तो पेयर में ही यूज होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब पेयर में अगर यूज होंगी तो बच्चा क्या याद रखना है? जैसे आपने एक वर्ड को आपने लिखा, क्या लिखा? वर्ड लिखा आपने नीदर के साथ नॉर। अगर आप बात करें नीदर की तो नॉर आना कंपलसरी है। ऐसे ही अगर आपने एक वर्ड को लिखा, उस वर्ड के साथ क्या लिखा? ईदर के साथ और। जब आपने ईदर लिखा तो आपने और का भी प्रयोग किया। ऐसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे ही हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी कोई दो कंजंक्शन यूज होंगी तो एक साथ यूज होंगी, तो उस कंजंक्शन को उस परिस्थिति में बोला जाएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास में धीरे धीरे करके तीनों कंजंक्शन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये वर्ड्स को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ता है, क्लोजेस को आपस में जोड़ता है। यूजुअली ये ग्रामेटिकली जो चीजें सेम है, यानी सेम रैंक की चीजें हैं, सेम लेवल की चीजें हैं, उनको ही जोड़ता है। ऐसी कंजंक्शंस का इस्तेमाल अगर होगा तो हमेशा बीच में होगा, दो वाक्यों के, दो शब्दों के बीच में ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। याद रखिएगा ऐसी कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे टुगेदर एंड नॉट। अच्छा, ये तो बिगिनिंग की पोजीशन है। जैसे हमारे पास कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, जैसे एंड का यूज हो सकता है, बट का यूज हो सकता है, देयरफॉर का यूज हो सकता है, हेंस का यूज हो सकता है, तो देंस का यूज हो सकता है। हेंस हो गया रिजल्ट दिखाने वाले, देयरफॉर हो गया। अब ऐसे ही वर्ड जो यूज होंगे ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पार्ट होंगे। हालांकि कंजंक्शन की बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीखते चलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें जरा, एग्जाम्पल की बात करें जरा, तो पहला वर्ड आता है पिज्जा एंड बर्गर्स आर माय फेवरेट स्नैक। पिज्जा एंड बर्गर्स आर माय फेवरेट स्नैक्स। कहता है पिज्जा और बर्गर्स मेरे फेवरेट स्नैक्स है। फेवरेट स्नैक्स का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे को अगर पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, तो ये दोनों के दोनों मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले स्नैक्स में काउंट होते हैं। अगला पॉइंट आता है मैथ्स एंड इंग्लिश आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैथ्स एंड इंग्लिश आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दो की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। एम ऐसे ही शैली एंड, ऐसे ही अरुण एंड, दोनों को जोड़ा हमने एंड से। अगर हम इधर बट से जोड़ते तो जोड़ सकते थे, इधर ऐसे हम देन से कंपेयर करते तो जोड़ सकते थे। हालांकि बहुत सारी कंजंक्शन है, सबकी बात धीरे धीरे करते चलेंगे। ये आ गई हमारी बाकी की कंजंक्शंस। बाकी की कंजंक्शंस कौन सी है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये दो क्लोजेस को जोड़ती है। याद रखिएगा ये सेंटेंसेस को नहीं, क्लोजेस को जोड़ती है। याद रखिएगा इसमें एक सेंटेंस डिपेंडेंट क्लोज होता है। डिपेंडेंट क्लोज का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसका खुद में कोई पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, जिसका कोई खुद में अर्थ नहीं निकल रहा है, उसे हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। इसी की जगह दूसरा पॉइंट इसको पूरा करने के लिए चाहिए इंडिपेंडेंट क्लोज। ऐसा वाक्य, ऐसा कंजंक्शन या एक तरीके से वाक्य जो अधूरा है, अपनी बात को पूरा करने के लिए उसे दूसरे एक कनेक्टर की जरूरत होती है, दूसरे एक कनेक्टर की जरूरत होती है, तो वहां पे वर्ड बनता है इंडिपेंडेंट क्लोज का। वहां पे वर्ड बनता है इंडिपेंडेंट क्लोज का। इंडिपेंडेंट क्लोज किस लिए? अधूरे को पूरा करने के लिए। अब जैसे हमारे पास में वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे वाइल हो गया, बिफोर, वेदर, आफ्टर, अनलेस, दो, एज सुन एज, इवन इफ, व्हेन, इफ, एज, सिंस, ऑल्दो, दो, अनटिल, वाइल, ये सब क्या है? ये सब हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस नहीं है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। सबऑर्डिनेटिंग अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए यूज किया जाने वाला कंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहता है इतनी ज्यादा ठंड है की यानी कि इतनी ज्यादा ठंड है, इसलिए मैं क्या खरीद लाया, या मैं एक जैकेट तुम्हारे लिए ले आया।
क्योंकि बाहर ठंड है इसलिए जैकेट ले आया। अब ऐसे ही पीछे वाली कंजंक्शन से अगर कोई वाक्य बनाना चाहे तो सैकड़ों कंजंक्शंस हैं जिससे आप नए नए वाक्य बना सकते हैं, नए नए वाक्य बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, द स्टूडेंट्स हैड आंसर्ड, द स्टूडेंट्स हैड आंसर्ड, द स्टूडेंट्स हैड आंसर्ड का मतलब विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया। अब हैड आंसर्ड में जवाब तो दे दिया, अब आंसर्ड के बाद एक कंजंक्शन हमने यूज किया बिफोर, ऐसा होने से पहले ऐसा हो गया, तो बिफोर द टीचर फिनिश द क्वेश्चन, बिफोर द टीचर फिनिश्ड द क्वेश्चन, इससे पहले कि टीचर सवाल खत्म कर पाता विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया। ऐसे ढेरों क्वेश्चन बच्चे के लिए पजल बनकर आते हैं, याद रखिएगा। तो आपने कंजंक्शन का यूज किया, आपने कंजंक्शन का यूज किया, कौन सी कंजंक्शन का यूज किया, आपने यूज किया बिफोर का, आपने यूज किया बिफोर का, जिसका मतलब ऐसा होने से पहले ऐसा हो गया। याद रखिएगा ये कंजंक्शन की पहचान है, यूजेस धीरे धीरे बताए जाएंगे। अगला वर्ड आता है हमारे पास में कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होती है, वे कंजंक्शन जो पेयर में यूज होती हैं, जैसे ईदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, वेदर और हो गया, बर्थ और एंड हो गया, सो और एज हो गया, बहुत सारी कंजंक्शन है। अब जैसे सेंटेंस आया बोथ, यानी मेरा भाई, बोथ माय फादर, बोथ माय ब्रदर एंड माय फादर आर लॉयर, कहता है कि दोनों, मेरे पिता और मेरा भाई, मेरे पिता और मेरा भाई दोनों के दोनों क्या हैं, लॉयर्स हैं। लॉयर्स मतलब वकील है, दोनों के दोनों, यानी मेरे पिता और मेरा भाई दोनों ही लॉयर्स हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आता है, आई कैनॉट डिसाइड, आई कैनॉट डिसाइड, आई कांट डिसाइड वेदर, वेदर आई विल टेक केमिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल। अब वेदर के साथ में बच्चा हमने किसका यूज किया, नॉट और का। ऐसे ही हम कहते हैं नॉट ओनली ही अब्यूज्ड मी बट ऑल्सो थ्रेटन मी टू किल, ही नॉट ओनली अब्यूज्ड मी बट ऑल्सो थ्रेटन मी टू किल, उसने मुझे गाली ही नहीं दी बल्कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, जान से मारने की धमकी भी दी। तो जब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आता है तो एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है। क्या पॉइंट क्रिएट होता है, एक छोटा सा पॉइंट क्रिएट हो जाता है कि यदि आपके सामने कभी भी इस प्रकार का कोई वाक्य आएगा तो याद रखना आपको यूज करना है, किसका यूज करना है, वेदर और का, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन का। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंजंक्शन जो धीरे धीरे रूल्स के अनुसार सीखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। सबसे पहली बात याद रखिएगा, इक्वल पेयर्स होगा और इसका हिंदी बनेगा केवल इतना ही नहीं और भी, हिंदी बनेगा केवल इतना ही नहीं और भी। जब बात होगी केवल इतना ही नहीं और भी, तो वर्ड बनता है हमारे पास में, क्या बनता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का वर्ड बनता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, कहता है ही इज नॉट फेमस। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली बात उसने लिखा नॉट फेमस इन हिज स्टेट और आगे इसने यूज किया बट ऑल्सो इन हिज कंट्री। कह रहा है केवल राज्य में ही नहीं देश में भी बहुत ज्यादा रिनॉन्ड है, पॉपुलर है, नाम है इसका। अब इस कंसेप्ट को समझना यदि है तो एक बहुत छोटी सी चीज देखिए, पहली बात बट ऑल्सो का यूज है तो नॉट ओनली आना चाहिए, केवल नॉट नहीं आएगा। दूसरी पॉइंट है कि बट ऑल्सो के बाद में फ्रेज है इन द कंट्री, यानी प्लेस की बात हो रही है, इन हिज कंट्री, तो आपको दूसरा जो नॉट ओनली यूज करना है वो यूज करना है फेमस के बाद में, यहां पे यूज करना है और क्या लिखना है, ही इज नॉट ओनली फेमस इन द स्टेट बट ऑल्सो फेमस इन हिज कंट्री, केवल राज्य में नहीं देश में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आगे वर्ड देखते हैं, ये वही वाला एग्जाम्पल है जो अभी हमने समझाया। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई, रूल नंबर 2 कहता है नीदर के साथ नॉर या ईदर के साथ और। नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना ही वो, ईदर और का मतलब होता है या तो ये या वो। तो याद रखना दोनों का यूज एक ही तरीके से करना होगा, अलग अलग नहीं। अब जैसे मैंने कहा ही इज नीदर इंटेलिजेंट और एग्जामिनर बच्चे को पजल करने के लिए क्या दे देता है, और लेबोरियस, बच्चे को पजल करने के लिए क्या दे देगा, और लेबोरियस। अब ध्यान दीजिए, या तो ईदर इंटेलिजेंट और लेबोरियस होता या नीदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस होता, लेकिन ये पेयर गलत है, पेयर गलत है तो इसका सही पेयर बनना जरूरी है। सेम ऐसे ही मैंने कहा ही इज नीदर गुड एट फिजिक्स नॉर एट केमिस्ट्री, पहले में यूज देखा अब दूसरे में यूज देखिए, पेयर सही है, नीदर भी है नॉर भी है, लेकिन नॉर के बाद में एट और केमिस्ट्री, यानी कि एट है और बाद में संज्ञा है यानी सब्जेक्ट का नाम है,
तो यहां भी नीदर के बाद में वही चीज आनी चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं कि यहां पे नीदर के बाद में एडजेक्टिव और बाद में एट प्लस सब्जेक्ट है, बाद में एट प्लस सब्जेक्ट है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो दो एरर बनते हैं। पहला, गलत पेयर का इस्तेमाल करना। दूसरा एरर बनता है गलत पेयर की जगह, दूसरा एरर बनता है गलत पेयर की जगह, दूसरा क्या एरर बनेगा, पोजीशन का। गलत पोजीशन पे आप वर्ड को प्लेस कर देंगे तो भी वो एरर बनेगा, तो भी वो एरर बनेगा। तो इसलिए याद रखना, नीदर का इस्तेमाल अगर होगा या नॉर का इस्तेमाल होगा तो इक्वल जगह पे होगा, इक्वल जगह पे होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है, बोथ और एंड। ये तो बहुत सिंपल है भाई, बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है। तो डायरेक्टली एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कहता है बोथ मोहन एंड रवि गो देयर। दोनों के दोनों वहां जाते हैं, रवि और मोहन दोनों वहां जाते हैं। तो प्लूरल वर्ड होगा और बोथ के साथ एंड आएगा, ये सिंपल सा कंपोनेंट है। बोथ की तरह ही बिटवीन भी एंड से जुड़ता है, जो हम आगे दिखाएंगे। अगला पेयर आता है बच्चा दो और ऑल्दो। दो का मतलब होता है हालांकि। दो का मतलब क्या होता है, हालांकि वो बहुत मेहनत करता है, परंतु हालांकि बहुत मेहनत करता है उसके बावजूद ऐसा नहीं होता, उसके बावजूद वैसा नहीं होता। तो दो और ऑल्दो के बाद में हमेशा या तो पेयर बनेगा बच्चा येट का, कई जगहों पे येट नहीं है कोमा लगा दो, लेकिन बट का इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, ना ही स्टिल का इस्तेमाल होगा। अगर दो और ऑल दो है तो ना तो बट आएगा ना ही स्टिल आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे। ये बिल्कुल गलत कंपोजिशन है, बिल्कुल ही गलत कंपोजिशन है, याद रखिएगा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में या तो कॉमा आएगा या येट आएगा, पहली बात तो ये हो गई। अब सवाल कहता है दो ही इज पुअर, हालांकि वो बहुत गरीब है। देखो गलती दे दी इन्होंने, बट नहीं आएगा येट आ जाएगा, येट आ जाएगा या कॉमा लगा दो। दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है लेकिन गरीब होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा क्या है, ईमानदार है। गरीब होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, येट ही इज ऑनेस्ट। दो का इस्तेमाल होता है हालांकि ऐसा होने के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद। अब जरूरी नहीं है आप पहले नेगेटिव बोलें, पहले पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, पहले नेगेटिव बोल सकते हैं, डिपेंड है क्या परिस्थिति है। तो वर्ड क्या बना, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, दो इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है इवन इफ। कहता है चाहे कुछ भी हो, यहां तक कि वो भूखा है। इवन इफ ही इज हंग्री, इवन इफ ही इज हंग्री, हालांकि वो भूखा है, लेकिन वो भीख फिर भी नहीं मांगेगा। बेशक भूखा है, बेशक भूखा है, वो भीख नहीं मांगेगा। तो ये क्या है वर्ड, even if he is hungry, even if he is hungry, he is या he cannot beg, वो भीख नहीं मांग सकता। अगला सवाल हमारे पास रूल नंबर 6 क्या कहता है भाई, 5 जैसे जैसे आगे बढ़ोगे रूल खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अब यहां पर एक पॉइंट है कि दैट के साथ में कभी भी दैट का प्रयोग अगर कहीं भी होता है तो किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं होगा। जैसे कि कुछ वर्ब ऐसी होती है, जैसे आस्क का प्रयोग है, आस्क का प्रयोग है बच्चा, तो आस्क के बाद में कभी दैट नहीं आता है। नरेशन का रूल पढ़ाया जाता है बच्चे को, नरेशन में पढ़ाया जाता है रिपोर्टेड वर्ब का प्रयोग कहीं भी होता है तो रिपोर्टेड वर्ब के बाद में कभी दैट नहीं आता, या तो आएगा इफ, या आएगा वेदर, या फिर आएगा WH वर्ड्स, यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम, व्हिच, ऐसे वर्ड्स का यूज होता है। तो पहला पॉइंट तो ये आस्क का मतलब होता है सवाल पूछना, और दैट क्या दिखाता है, जवाब देना। यानी दैट क्या दिखाएगा, किसी परिस्थिति को एक्सप्लेन करना। दैट का इस्तेमाल किया जाता है कब, जब हम किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो दैट इस्तेमाल होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, दैट इस्तेमाल होता है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो सवाल आया शी आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, व्हाट माय नेम वाज, व्हाट माय नेम वाज, कि मेरा नाम क्या है, व्हाट माय नेम वाज। अब वर्ड आता है शी आस्क्ड मी, तो उसने पूछा, पूछा कि मेरा नाम क्या है। सेम ऐसे ही इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम आदेश देते हैं, जाओ ये काम कर लो, जाओ वैसा कर लो, चलो बैठ जाओ, बोलो मत, चुप हो जाओ। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी इंपैरेटिव होते हैं। और इंपैरेटिव के साथ में बच्चा कभी भी दैट का प्रयोग नहीं होता है, दैट का प्रयोग नहीं होता है। अब जब दैट का प्रयोग नहीं होगा तो क्या सेंटेंस आएगा, सेंटेंस आएगा शी सैड दैट। यहां पे जो है ये गलत है, दैट कंजंक्शन और टू प्रीपोजिशन, तो पहली बात नहीं आएगा। दूसरी बात यहां ये कंजंक्शन नहीं बन गया, ये इंपैरेटिव वाक्य, इंपैरेटिव में इन्फिनेटिव वर्ब बन गया, इन्फिनेटिव वर्ब बन गया। तो शी सैड टू ब्रिंग अ चेयर, शी सैड टू ब्रिंग अ चेयर, उसने कहा एक कुर्सी लेकर आओ, तो दैट का प्रयोग नहीं होगा।
अगला रूल आता है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में कहता है वेदर का प्रयोग अगर करते हैं तो वेदर हमेशा और के साथ आता है। इसका इस्तेमाल होता है होगा या नहीं। जब भी आप इसका इस्तेमाल कहते हैं तो इसका मतलब पता नहीं काम होगा या नहीं, होगा या नहीं, पता नहीं उसका सिलेक्शन होगा या नहीं, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, पता नहीं वैसा होगा या नहीं। तो वर्ड आ जाता है हमारे पास में, क्या वर्ड आता है? वेदर के साथ यूज किया जाता है हमेशा और का, वेदर के साथ हमेशा यूज किया जाता है और का। चलिए वर्ड आता है हमारे पास में क्या है? वेदर इज फॉलोड बाय और, वेदर हमेशा और की तरह फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है भाई? पहला एग्जाम्पल कहता है मुझे नहीं पता वो बॉम्बे जा रही है या नहीं। आई डू नॉट नो या आई कैनॉट से वेदर शी इज गोइंग टू मुंबई। अब जब हमने कहा वेदर शी इज गोइंग टू मुंबई, वेदर शी इज कमिंग टू मुंबई, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब वेदर का प्रयोग होगा तो उसके साथ में और नॉट का प्रयोग होना बाकी है, और नॉट का प्रयोग होना जरूरी है। ये बात ध्यान रखिएगा, और नॉट का प्रयोग होना जरूरी है। अगर और नॉट नहीं लगाते हैं तो आप ऐसी परिस्थिति में याद रखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगला सवाल आता है रूल नंबर 8 का। रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 देखते हैं भाई। रूल नंबर 8 हमारा इंडिकेट करता है, क्या यूज करते हैं देखते हैं भाई। व्हेन का इस्तेमाल और वाइल का इस्तेमाल कब यूज होगा, व्हेन और वाइल का इस्तेमाल कब होगा। तो एक पॉइंट समझना है, क्या समझना है? वाइल का इस्तेमाल तब होता है जो पैरेलल एक्शन दिखाते हैं। जब दो एक्शन लगातार चल रहे होंगे तो वाइल होगा, और दो में से एक एक्शन स्टेबल होगा और एक चल रहा होगा तो व्हेन होगा। दो पैरेलल एक्शन तो वाइल, और दो पैरेलल एक्शन नहीं है तो व्हेन का इस्तेमाल होता है, तो व्हेन का इस्तेमाल होता है। तो सवाल देखते हैं, कहता है कि जब मैं रोड पर था, जब मैं रोड पर था एक एक्शन हो गया, और मैंने लड़की को देखा रोड पे रहते रहते, यानी दो एक्शन। तो एक ही साथ में जब दो एक्शन हो गए तो व्हेन नहीं आएगा, वाइल आएगा। व्हेन नहीं आएगा, वाइल आएगा। वाइल का इस्तेमाल तभी होता है जब दो पैरेलल एक्शन दिखाए जाएंगे। जब दो पैरेलल एक्शन दिखाए जाएंगे तो वाइल का यूज होगा। अब आता है व्हेन के यूज की बात करते हैं। जब एक स्टेबल एक्शन है, एक कंडीशन है जो खत्म हो गई कि व्हेन आई रीच, मैं पहुंच गया, तो वो जा चुका था, वो पहले ही जा चुका था। जब मैं पहुंचा तो वो मेरे से पहले ही चला गया, तो व्हेन आई रीच आएगा, क्योंकि इसमें एक्शन फिनिश हुआ, दूसरा एक्शन शुरू हुआ। तो व्हेन का इस्तेमाल कंप्लीटेड एक्शंस, और वाइल क्या दिखाता है? दो पैरेलल एक्शंस को दिखाता है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला कंजंक्शन आता है हमारे पास लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि। तो लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये समस्या हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए कि ये समस्या हो जाए। तो लेस्ट का मतलब क्या है? लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दिक्कत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दिक्कत हो जाए। तो लेस्ट होता है हमारे पास में कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट होना है नेगेटिव के लिए। याद रखना, लेस्ट का पेयर बनेगा तो शुड के साथ बनेगा, और जब भी शुड के साथ पेयर बनेगा याद रखना इसके साथ में नॉट किसी भी परिस्थिति में नहीं आएगा। नॉट किसी परिस्थिति में नहीं आता है, क्योंकि लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। लेस्ट क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये बात याद रखिएगा। अब सवाल क्या कहता है? मेहनत कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो वर्ड आया वर्क हार्ड, लेस्ट। अब लेस्ट अगर आ गया तो शुड आएगा, और कोई वर्ड नहीं आ सकता, तो लेस्ट यू शुड फेल। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। तो ट्रेन शुड मिस आ जाए, या द ट्रेन शुड, या यू शुड मिस द ट्रेन। अब ऐसे में जब बात आती है तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? यूज होगा। यूज होगा तो क्या यूज होगा? यूज होगा तो हमेशा शुड का यूज होगा, अन्यथा कोई और वर्ड नहीं लगेगा, अन्यथा कोई और वर्ड नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला वर्ड आता है हमारे पास में नो सूनर के साथ में देन का पेयर। याद रखना भाई, नो सूनर कहता है कहीं अभी ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया, अभी ऐसा हुआ ही था कि वैसा हो गया। जब हम बात करते हैं नो सूनर की, तो नो सूनर इंडिकेट करता है कि भाई अभी बाहर गया ही था कि बरसात शुरू हो गई।
फंक्शन पहुंचा ही था कि खत्म हो गया, फंक्शन समाप्त हो। मैं अभी वेन्यू पहुंचा ही था कि फंक्शन समाप्त हो गया, मैंने अभी ऐसा किया ही था कि ये हो गया। तो जब हम वर्ड बोलते हैं अभी ऐसा हुआ ही था कि ये हो गया, तो आप यूज करते हैं नो सूनर के साथ देन का। नो सूनर के साथ देन का याद रखिए, तीन कंजंक्शन है जो बच्चे को पजल करती हैं। पहली कंजंक्शन आती है बच्चा नो सूनर के साथ देन, दूसरी आती है हार्डली, स्कार्चली और बेयरली के साथ व्हेन। ये दो ही कंजंक्शन है, बेयरली, हार्डली, स्कार्चली व्हेन को फॉलो करता है, नो सूनर देन को फॉलो करता है। सबसे पहला तो इससे रिलेटेड ही एरर बनता है और कोई एरर नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सवाल कहता है क्या है, देखते हैं एक बार। सवाल कहता है कि मुश्किल से अभी बाहर गया ही था, नो सूनर डिड ही गो आउट, बाहर गया ही था कि उसके जाते के साथ ही वो लड़की आ गई। नो सूनर डिड शी गो आउट, अभी मुश्किल से बाहर गया ही था कि वो लड़की आ गई। देन शी केम मतलब वो आ गई। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है भाई, नो सूनर डिड आई रीच देयर, मुश्किल से अभी मैं पहुंचा ही था, देन शी स्टार्टेड या देन ही स्टार्टेड द लेक्चर, अभी जैसे घर में घुसा ही था उसने मुझे सुनाना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, लेक्चर देना शुरू कर दिया। अभी मुश्किल से जब ऐसा हुआ, अभी मुश्किल से क्वालिफाई की ही थी, 12वीं की ही थी कि माता पिता ने तुरंत कह दिया नौकरी ढूंढ लो। मुश्किल से ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ, तो उसके लिए नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड आता है हमारे पास अदर देन। ये अदर देन लिखा जरूर है, ये कंजंक्शन में रेयर ही यूज होता है, इसका यूज नहीं होता है। इसकी जगह हम कहते हैं नो अदर, इसकी जगह हम यूज करते हैं ज्यादातर नो अदर का। कहते हैं ही हैज नो अदर वर्क, नो अदर वर्क, उसके पास कोई काम नहीं है। देन के बाद नो अदर वर्क, नो अदर वर्क देन, लेकिन इन्होंने नो हटा के अदर वर्क लिख दिया। कोई बात नहीं, उनके पास कोई और काम नहीं है देन टू डू, ये काम करने के अलावा, ये काम करने के अलावा। तो आप ऐसे भी इस पेयर को कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे भी इस पेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट आता है रूल नंबर 12। अगला पॉइंट आता है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है? रूल नंबर 12 हमारे पास में एक सिंपल सा पॉइंट कहता है। क्या पॉइंट है भाई? अनटिल का प्रयोग होता है समय के लिए और अनलेस का प्रयोग होता है कंडीशन के लिए। अनटिल होता है समय और अनलेस होता है, अनलेस क्या होता है? अनलेस होता है आपके पास में शर्त। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, दो में अंतर समझिए। अनलेस कहता है अगर नहीं और अनटिल कहता है अनटिल समय, अनलेस शर्त, दोनों में फर्क है भाई। अब सवाल देखिएगा, कहता है जब तक तुम मेहनत नहीं करते, अगर तुम मेहनत नहीं करते, अगर मेहनत नहीं करते पास नहीं होगे, और जब तक वो नहीं आ जाता मैं यही इंतजार करूंगा, मैं यही इंतजार करूंगा। तो एक में आपने कहा अनलेस, अनलेस यानी अगर नहीं, अगर वो नहीं आता है तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो नहीं आता है तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो नहीं आता है। सेम ऐसे ही जब तक वो मेरी बात नहीं मानता है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा या मैं आगे कार्य नहीं करूंगा। तो जब तक नहीं की बात होगी तो आप यूज करेंगे किसका? अनटिल का। जब तक नहीं की बात होगी तो अनटिल का यूज करेंगे। अनलेस का यूज होता है अगर नहीं, दोनों में अंतर है। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होना नहीं है, इसीलिए दोनों के यूज के लिए मैंने आपके सामने काफी सारे उदाहरण दे रखे हैं, ये नेट आप यूज कर सकते हैं। यूज करते हैं क्या है बच्चा? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि टिल और अनटिल दोनों एक ही चीज है, दोनों पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, दोनों पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। दोनों का प्रयोग प्रीपोजिशन में हो सकता है, दोनों का प्रयोग कंजंक्शन में हो सकता है, दोनों का ही प्रयोग प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आता है पॉइंट क्या? यू आर अनलाइकली टू अर्न डिसेंट मनी, यानी कि तुम कमा सकते हो अनटिल यू स्टार्ट हार्ड वर्किंग, जब तक तुम मेहनत नहीं करते अच्छा अमाउंट नहीं कमा सकते। कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कमाना है। अगर आपको कामयाबी पानी, तो सिंपल सा पॉइंट कहते हैं ना, अगर कामयाब होना है तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। मेहनत कब करना पड़ेगा? अगर कामयाब होना है। तो ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगला सेंटेंस कहता है आई वोंट स्टार्ट द प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करूंगा। कब तक? टिल आई हियर दैट,
until I hear that, जब तक मैं ये नहीं सुन लेता, all the plans have been approved, मैं तब तक काम शुरू नहीं कर सकता जब तक मैं ये ना सुन लूं कि सारे प्लान्स अप्रूव हो गए। सारे के सारे प्लान्स अप्रूव हो गए, all the plans have been approved, सारे के सारे प्लान अप्रूव हो गए। अगला वर्ड आता है she resigned in March, उसने मार्च में रिजाइन कर दिया, उसने मार्च में रिजाइन कर दिया, बट कंटिन्यू टू ड्रॉ हर सैलरी टिल द एंड। अब यहां पर ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। टिल द एंड यानी महीने के अंत तक वो अपनी सैलरी को क्या करती रही, प्राप्त करती रही, यानी छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भी लगातार सैलरी निकालती रही। प्लीज वेट इन द वेटिंग रूम, वेट करो वेटिंग रूम में। फिर समय की बात आ रही है, कंजंक्शन की, अंटिल योर नेम या दे कॉल योर नेम, तब तक इंतजार करो जब तक वो तुम्हारा नाम नहीं पुकार लेते, जब तक वो तुम्हारे बात नहीं कर लेते, जब तक वो तुम्हें नहीं बुला लेते, तब तक वेटिंग रूम में इंतजार करो। तो वर्ड आ गया हमारे पास। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अनलेस की बात करें तो दोनों ही नेगेटिव हैं, लेकिन ये मैं बता चुका हूं, ये आप एक बार खुद रीड कर लीजिएगा, ये मैं बता चुका हूं। अगला कंजंक्शन ये स्कार्चली, हार्डली और बेयरली की बात हो रही है। इनका पेयर अगर बनेगा तो बच्चा वेन से बनेगा। जैसे नो सूनर है, नो सूनर का प्रयोग है, सेम वैसे ही आप यूज कर सकते हैं स्कार्चली, हार्डली, बेयरली के साथ वेन का आप यूज कर सकते हैं, वेन का। ये बात याद रखिएगा। हार्डली हैड ही लेफ्ट होम, मुश्किल से अभी घर के लिए निकला ही था, मुश्किल से अभी घर के लिए निकला ही था। हार्डली हैड ही लेफ्ट होम, मुश्किल से निकला ही था। देन द गेस्ट रीच, गेस्ट क्या हो गए, पहुंच गए। लेकिन समस्या क्या है, हार्डली का पेयर कभी भी देन से नहीं बनता है। पेपर में ये बच्चे को कंफ्यूज करता है, लेकिन हिंदी सही बनती है। लेकिन हिंदी से काम नहीं चलाना है, काम हिंदी से नहीं चलाना है, आपको काम चलाना है किससे चलाना है, काम चलाना है सही उत्तर से। और सही उत्तर क्या है, हार्डली हैड ही लेफ्ट होम व्हेन द गेस्ट रीच में हार्डली का पेयर बनेगा भी तो व्हेन से बनेगा, देन से नहीं बनेगा, देन से नहीं बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, सो और सो दैट की बात होती है, सो और सो दैट की बात करते हैं यदि, तो क्या उत्तर बनेगा। सो एंड सो दैट का इस्तेमाल होता है किसी कारण को दर्शाने के लिए, पर्पस को दर्शाने के लिए। हिंदी में एक वर्ड आप अक्सर कहते हैं, ताकि ऐसा हो सके, ताकि ऐसा हो सके, हम ऐसा करते हैं ताकि वैसा हो सके, ताकि ऐसा हो सके, ताकि वैसा हो सके के लिए आप यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आप यूज करते हैं सो और दैट का, आप यूज करते हैं सो और दैट का। ये बात ध्यान रखिएगा। अक्सर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, भाई वो इतना बीमार है, वो बीमार है इसलिए। अब सो तो केवल के लिए इसलिए का रीजन देता है, सो क्या देता है, इसलिए वो रेस्ट कर रहा है। लेकिन अगला पॉइंट है ही इज एट होम, वो घर पर है, ताकि वो घर पर है, ही इज एट होम, ताकि वो एक दिन का आराम कर सके। तो सो दैट क्या है, आराम कर सके। याद रखना, एक छोटा सा एग्जांपल बोलते हैं, वो मेहनत करता है ताकि कामयाब हो सके, सो दैट ही में प्रॉस्पर, सो दैट ही में गेट सक्सेस। सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि का इस्तेमाल कर सके। चलिए जी, अगला वर्ड है हमारे पास में, नथिंग का पेयर बनता है बट से, नथिंग इज फॉलोड बाय बट, नथिंग इज फॉलोड बाय बट। अब चलिए वर्ड आता है नथिंग, नथिंग बट, नथिंग बट ऑल लाइज वर टोल्ड बाय हिम बिफोर द जज। कहता है कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ जो था केवल झूठ बोला गया उसके द्वारा जज को, केवल झूठ बोला गया उसके द्वारा जज को। तो इस प्रकार से नथिंग बट भी कंप्लीट होता है। जल्दी से देखते हैं अगले कुछ वर्ड, ताकि अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के पैनल पर हम आ सके। अगला वर्ड आता है, क्या है, आफ्टर दीज वोकैबुलरीज, जितनी भी ये वर्ब्स हैं इनके तुरंत बाद में संज्ञा का आना अनिवार्य है, तुरंत बाद में संज्ञा का आना अनिवार्य है, ये बात याद रखिएगा। कौन कौन सी वर्ड है, जैसे हमने कहा ट्रीट, रिगार्ड, डिस्क्राइब, प्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिक्लाइन, डिपिक्ट, इन सभी वर्ब्स के बाद में क्या आना जरूरी है, संज्ञा का आना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, कभी भी नौकर को नौकर की तरह ट्रीट मत करो, नौकर को इंसान की तरह ट्रीट करो तो नुकसान नहीं होगा। तो कहता है डू नॉट ट्रीट
अ सर्वेंट एज अ सर्वेंट, नौकर को नौकर की तरह ट्रीट मत करो। तो मत करो में डोंट ट्रीट अ सर्वेंट एज अ सर्वेंट, ये अलग कहानी है। सेम ऐसे ही कहते हैं शी रिगार्ड्स, रिगार्ड यानी हमारे पास वर्ब आ गई, शी रिगार्ड्स मी एज हर ब्रदर, शी रिगार्ड्स मी मतलब वो लड़की मुझे अपने भाई की तरह रिगार्ड करती है, मुझे अपना भाई ही मानती है, तो शी रिगार्ड्स मी हर ब्रदर। तो जब हम इस प्रकार की कंजंक्शन का यूज करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा इसमें वर्ब से पहले संज्ञा चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में सो और दैट का यूज है, टू और टू का यूज है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि इन दोनों का हिंदी तात्पर्य सेम है, हिंदी तात्पर्य सेम है। अक्सर हम कहते हैं इतना ज्यादा कि ऐसा नहीं हो सकता, इतना ज्यादा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो जब भी वर्ड बोला जाएगा इतना ज्यादा कि नहीं हो सकता, तो वहां पे यूज होगा सो और दैट का, टू और टू का, दो का यूज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सवाल हमारे पास क्या है, सवाल है हमारे पास में उसने काफी अच्छा स्कोर किया भाई, चलो ही हैज स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स, ये सही है भाई, ये तो छोड़ दो, ये तो गलत, ये कुछ और चीज समझा रहा है। इधर देखते हैं सवाल की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन, कहता है वो इतना बीमार है कि ऑफिस नहीं जा सकता, इतना कमजोर है कि काम नहीं कर सकता, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है इसकी बातों से कि ये बातें सच्ची नहीं हो सकती। तो जब आप कहते हैं इतना ज्यादा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वहां पर हम यूज करते हैं इस पेयर का, वहां पर हम यूज करते हैं सो दैट का या टू और टू का। कई बार हम कहते हैं ही इज सो सिक दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, बस लिखने के दो स्वरूप हैं, लिखने के दो स्वरूप हैं जिन्हें आप आसानी से लिखेंगे तो बात आसानी से बन सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास आता है कि भाई यहाँ पे देखना बोथ आर करेक्ट एंड टू और टू, ये दोनों ही सही है भाई, गलत कोई भी नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा। वेरी हैप्पी, ये याद रखना भाई, ये एडवर्ब का कंसेप्ट यहीं पे बता रहा है भाई, एडवर्ब का कंसेप्ट है जो कि ये गलत है। टू एक नकारात्मक शब्द है जिसके साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड का वर्ड नहीं आ सकता, ज्यादा गर्म हो सकता है, बहुत गर्मी है मान सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूं बहुत खुश है तो वेरी हैप्पी आएगा, टू का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर इसका कोई अन्यथा मतलब दिखाना चाहते हैं, कोई अदर मीनिंग दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। जैसे इफ आई सॉ, अगर मैं देखता हूं तो आई एम टू हैप्पी टू मीट यू, यानी मैं इतना ज्यादा, लेकिन ये तो नेगेटिव अर्थ बना रहा है, शुड नॉट बी टू, ऐसे में नेगेटिव अर्थ अगर आएगा तो आपका यूज ऐसे नहीं होगा, यानी कि टू का यूज पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है। एज सून एज की बात करते हैं, एज सून एज कहता है जितना जल्दी हो सके, जैसे हम हिंदी में कहते हैं जैसे ही वाला सेंस, जैसे ही घर पहुंचूंगा तुम्हारी किताबें लौटा दूंगा, जैसे ही ये होगा इसका रिटर्न ये कर दूंगा, जैसे ही मैंने ये किया तो वैसे ही ऐसा हो जाएगा। तो जब आप यूज करते हैं एज सून एज का तो इसका अर्थ होता है जैसे ही की सेंस में, जैसे ही की सेंस में। तो सवाल क्या कहता है, जैसे ही चीफ मिनिस्टर आया, एज सून एज द चीफ मिनिस्टर अराइव, सीएम पहुंचता है, सीएम पहुंचता है, हम कंडक्ट करेंगे क्विज कंपटीशन, क्योंकि भाई चीफ गेस्ट होगा ना, तो चीफ गेस्ट होगा तो वो आएगा तो ही क्विज कंटेस्ट होगा, अगर वो नहीं आता है तो हम कोई भी क्विज कंपटीशन कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, हम कोई क्विज कंपटीशन कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 20 की बात करते हैं, तो बिटवीन और एंड का पेयर इजी है, ये बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। फ्रॉम और टू का इस्तेमाल देख लीजिए, फ्रॉम का प्रयोग होता है किसी भी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाने के लिए, और टू दिखाता है एंडिंग पॉइंट, टू दिखाता है एंडिंग पॉइंट। जब दो पॉइंट्स की बात होती है, यहां से शुरू होकर वहां तक जाना, यहां से शुरू होकर वहां तक जाना कहलाएगा फ्रॉम से टू का यूज, फ्रॉम से टू का यूज कहलाएगा। अब जैसे हमने एक वर्ड बोला, बहुत छोटा सा वर्ड बोला, फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा, फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा जब बोला जाता है तो क्या अर्थ बनता है, बॉम्बे से शुरू हुई गोवा तक गई, दिल्ली से बॉम्बे, फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, फ्रॉम 9 AM टू 10 PM, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग या टू इवनिंग, एक ही बात है। तो ऐसे में फ्रॉम और टू का यूज होता है। बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स में, देखते हैं क्या आता है। विद और द सेम ये छोड़ दो भाई, बेकार है ये।
अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने, कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। क्वेश्चंस को देखेंगे तो सवाल हमारे पास में समझ में आएगा। सवाल क्या है भाई, चलो इसमें पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं तो हमारे साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, खेला कह देंगे ना, खेला हो जाएगा, क्योंकि भाई कलर ही येलो है पीछे। तो सवाल हमारे पास पहला क्या शुरू होता है, डैश मोहन डैश हिज फादर आर इलिटरेट। कहता है भाई मोहन भी इलिटरेट है और उसके पिता भी पढ़े लिखे नहीं है। डैश मोहन एंड डैश हिज फादर आर इलिटरेट। अब अगर आपके सामने सवाल का चुनाव करना है, अब अगर बच्चे से बोला जाए सही उत्तर का चयन करो भाई, चुनाव करो क्या आएगा, सही उत्तर का चयन करो क्या आएगा, तो बच्चे को चूज करने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ी आएगी। बच्चे को लगेगा सर ईदर और भी सही है, सर नीदर और भी सही है, एज और सो तो नहीं हो सकता भाई, एज और सो तो हो ही नहीं सकता, दो ही वर्ड लगेंगे हमें सही। लेकिन 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 याद रखना, यहां पर फादर के साथ में बच्चा आर का प्रयोग है। आर तभी आता है जब आप बहुवचन की बात करते हैं, बहुवचन की बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं। और सेंटेंस को पढ़ा तो सेंटेंस को पढ़ने के दौरान हमें पता चला कि भाई ईदर और, ईदर मतलब या तो मोहन या उसके पिता, लेकिन अगर या वाली ऑप्शन लगाएंगे तो ये तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अब आगे कहते हैं नीदर मोहन नोर हिज फादर, नीदर के साथ नॉर लगा दिया तो इसका मतलब ना तो ये ना वो, तो ये नेगेटिव बन गया, इसके बाद में प्लूरल नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन सही बनेगा, एक ही ऑप्शन सही बनेगा और वो ऑप्शन है बोथ का, बोथ का ऑप्शन सही बनेगा। बोथ मोहन एंड हिज फादर आर इलिटरेट, बोथ मोहन एंड हिज फादर आर इलिटरेट, ऐसा वर्ड बन जाएगा। अगला सेंटेंस क्या है भाई, अगला सेंटेंस कहता है हार्डली वाला। पहले वर्ड जैसे ही आपके दिमाग में आया तो तीन वर्ड दिमाग में आ गए होंगे, हार्डली आ गया, स्कार्शली आ गया, बेयरली आ गया। ये तीन वर्ड जैसे ही समझ में आए, एक बात दिमाग में आ जाएगी कि ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ में पेयर फिक्स लगता है, पेयर फिक्स लगता है, और फिक्स पेयर लगेगा तो चार वर्ड है भाई, व्हेन देन, भाई ये कोई पेयर नहीं बनाता, ये एडवर्ब है, और हु कोई पेयर नहीं बनाता, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो दो में से एक बनेगा भाई। अब याद रखना व्हेन का प्रयोग होगा, तो हार्डली हैड ही लेफ्ट द हाउस, मुश्किल से घर से निकला ही था कि बरसात शुरू हो गई, सर मुंडाया ही था कि ओले पड़ गए, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तो जब आप ऐसा वर्ड यूज करते हैं, ऐसा होते के साथ ही ऐसा हो गया, ऐसा होते के साथ ऐसा हो गया, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। अगला सवाल आता है आइदर राम डैश श्याम हैज टू गो फॉर द मीटिंग, हैज टू गो फॉर द मीटिंग। तो आइदर के साथ बच्चा एंड नहीं आता है, क्योंकि एंड का प्रयोग बोथ के साथ होगा, एंड का प्रयोग बिटवीन के साथ होगा। तो अब नॉर नहीं आ सकता, क्योंकि नीदर के साथ नॉर आता है, एक ही वर्ड बनेगा और वो पेयर बन जाएगा और का। इसी बात पर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई, फिर से वही पेयर, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शन में ज्यादातर जो सवाल बनते हैं, कंजंक्शन में जो ज्यादातर सवाल बनते हैं वो पेयर वर्ड से बनते हैं, वो पेयर यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन से बनते हैं। अब नो सूनर की जब हमने बात करी बच्चा, नो सूनर की बात करी, तो बात करते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ गई, क्या आ गई भाई, कि नो सूनर का प्रयोग जैसे ही होगा तो आगे पेयर वर्ड आएगा। अब कहता है मुश्किल से सीता ने मेरा चेहरा देखा ही था, चेहरा देखा ही था कि रोना शुरू कर दिया, चेहरा देखा ही था कि रोना शुरू कर दिया, देखा ही था कि रोना शुरू कर दिया। अब ऐसे में जैसे ही देखा रोना शुरू, व्हेन का पेयर कब बनता है, जब तीन कंजंक्शन आएगी, पहला हार्डली, दूसरा स्कार्चली और तीसरा बेयरली, तीन कंजंक्शन होगी तो व्हेन का प्रयोग होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नो सूनर के साथ कभी एंड नहीं आ सकता, नो सूनर के साथ देन नहीं आ सकता, ये वाला देन आएगा, क्योंकि ये वाला देन तो बच्चा समय बताने वाली एडवर्ब है, ये वाला कंजंक्शन में देन तो क्या है, समय बताने वाली एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है दो, हालांकि वही वाली चीज हो गई ना, दो शी इज सफरिंग फ्रॉम मच पेन, हालांकि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हालांकि बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन ज्यादा दर्द हो रहा है चलेगा,
कॉमा कॉमा, शी डज नॉट कंप्लेन, शी डज नॉट कंप्लेन। दो के साथ में अगर कॉमा आ गया तो कोई कंजंक्शन नहीं आएगी, और अगर दो के साथ कॉमा नहीं है तो येट लगेगा। अब कॉमा है तो बच्चा नन का प्रयोग करो, नन का प्रयोग करो। दो के साथ में याद रखना, दो और ऑल्दो अगर कहीं लिखा है, दो और ऑल्दो कहीं लिखा है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर याद रखने योग्य बात है। क्या योग्य बात है? कि नन का प्रयोग होगा, क्योंकि कॉमा है, नहीं तो येट लगता है। अगला सवाल कहता है ही वॉन, वो जीता डैश अ प्राइज एंड अ स्कॉलरशिप, यानी वो एक प्राइज जीता और एक स्कॉलरशिप जीता, यानी कि वो एक प्राइज जीता और एक स्कॉलरशिप जीता। एंड का प्रयोग है, देखिएगा एंड का, तो फिर से जान गए कि नीदर नहीं आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, बोथ आ सकता है, इधर नहीं आ सकता, क्योंकि बोथ ही अकेला एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में एंड का प्रयोग होता है, एंड का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो कितनी तेजी से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं पेपर में। एलडीसी तक के एग्जाम की बात करें, ग्रेड के एग्जाम की बात करें, राजस्थान के अंदर आरएएस की बात करें, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें, पटवारी की बात करें एमपी के, तो सभी एग्जाम में कंजंक्शन का रोल बनता है इसी तरीके के सवालों से, और इसी तरीके के सवालों से बनता है तो बच्चा इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और पढ़ने के लिए आपको केवल एक ही जगह फोकस करना है, और वो है एग्जाम विद अरिहंत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और ऐसी चीजें हम आपके साथ में लाते रहें। तो सवाल अगला हमारे पास में है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो इनको कंप्लीट करते हैं। फिर से वही सवाल है भाई, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने मेहनत किया। कोई कॉमा नहीं है, तो कोई कॉमा नहीं है तो बट नहीं आएगा, स्टिल नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, केवल एक ही पेयर बनेगा कोरिलेटिव का, येट का। अगला सवाल कहता है वो थोड़ा स्लो जरूर है, ही इज स्लो डैश, ब्लैंक आ गया, लेकिन वो धीरे चल रहा है, लेकिन उसको पता है कि करना क्या है। वो धीरे जरूर चल रहा है लेकिन उसे पता है कि मुझे जाना कहाँ है, मेरी डायरेक्शन क्या है। तो ही इज स्लो, लेकिन लेकिन येट नहीं आएगा, स्टिल नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, बट ही इज श्योर। पहली स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो दोनों को जोड़ने के लिए सदैव यूज होता है कॉन्ट्राडिक्टरी का, कॉन्ट्राडिक्टरी का, विरोधाभास वाली परिस्थिति का। तो विरोधाभास की परिस्थिति में तो सही उत्तर आपके सामने क्या है वो तो आप देख ही रहे होंगे ना। तो बढ़ते हैं आगे का सवाल, कहता है कि आयरन जब गर्म हो, स्ट्राइक द आयरन। अब पॉइंट कहता है कि लोहे को तभी मारो जिस दौरान गर्म हो, यानी दूसरा एक्शन भी तभी हो जब फर्स्ट एक्शन कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस हो तो वाइल इट इज हॉट आ जाएगा, वाइल इट इज हॉट। दो एक्शन पैरेलल हो रहे हैं। मेक हे, यानी सारे कार्य कर लो, व्हेन द सनशाइन, वाइल द सनशाइन होता है या व्हेन द सनशाइन होता है, तो जिस समय सूरज उग रहा है, सूरज चल रहा है, तब तक मुनाफा कमा लीजिए जितना कमा सकते हैं, अन्यथा फंस जाओगे। ही इज सच अ बॉय, अब बच्चा ध्यान दीजिए, सच होता है इस प्रकार का, ही इज सच अ बॉय, सच के साथ या तो एज आ सकता है या दैट आ सकता है, और कोई पेयर नहीं आ सकता। सच के साथ या तो एज आएगा या दैट आएगा। अब सेंटेंस देखते हैं, ही इज सच अ बॉय, वो एक ऐसा लड़का है जिसकी सब तारीफ करते हैं, तो दैट एवरीबॉडी प्रेज हिम। अब दैट एवरीबॉडी प्रेज हिम या एज एवरीबॉडी प्रेज हिम, वो इस तरीके का लड़का है कि उसकी सब तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तो इस तरीके के लड़के को एक्सप्लेन अगर कर रहे हैं तो दैट आएगा, और अगर समानता दिखा रहे होते तो एज आता। इसी बात पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लास्ट पेज है, आज की क्लास का लास्ट पार्ट है, ताकि इसको फिनिश किया जा सके और आगे के कंसेप्ट्स बढ़ाए जा सके। तो सवाल हमारे पास में है वर्क फास्ट, ये वर्क फास्ट, तेजी से चलो भाई, तेजी से चलो, जोर जोर से चलो, जल्दी जल्दी चलो, डैश यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो अदरवाइज नहीं आ सकता, अनलेस नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता, एक ही वर्ड आएगा और वो आएगा लेस्ट का, अदरवाइज आएगा लेस्ट का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव टोन है तो नोट नहीं आता है, आप जानते हैं कभी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कहता है ये रूम उतना ही बड़ा है जितना वो,
ये रूम इतना ही बड़ा है जितना वो, उतना ही बड़ा है जितना वो, तो समानता दिखानी है तो एज के साथ एज का प्रयोग होता है, एज के साथ में एज का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखना है। अगला सवाल आता है, डैश आई एम इल। भाई सवाल कहता है कि भाई मैं बीमार हूं, जैसा कि मैं बीमार हूं तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं अभी बीमार हूं तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अक्सर होता था भाई बचपन में हमारे साथ, क्या होता था कि तबीयत खराब होती थी, हम सीधा कहते थे यार तबीयत खराब, आज छुट्टी करेंगे, चिल करेंगे। लेकिन सवाल आता है जैसा कि मैं बीमार हूं, तो बच्चा सो तो रिजल्ट दिखाता है, यहाँ पे नहीं आएगा, 4 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, एक ही कंजंक्शन बचती है, एज का इस्तेमाल होता है जैसा कि मैं बीमार हूं, एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, आई एम इल, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो जल्दी से बचे हुए क्वेश्चन और निपटा देते हैं, 10 सेकंड के अंदर अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही आपके सामने एक पॉइंट आया कि ही वॉज नॉट ओनली एक्यूज, वो केवल दोषी ही नहीं है, तो नॉट ओनली जैसे ही सुना दिमाग में एक सही आंसर आ गया भाई, सही आंसर आया, और वो क्या आया, सही आंसर आया आपके पास में बट ऑल्सो का, सही आंसर आ गया बट ऑल्सो का। तो ही इज नॉट ओनली एक्यूज बट ऑल्सो कॉन्विक्टेड। अगला वर्ड आता है, एक्यूज होता है जिसपे दोष लगा, और कॉन्विक्ट होता है जिसपे दोष पूरा थोप दिया गया हो, थोप दिया गया हो। अगला सवाल हमारे पास आता है, हार्डली हैड ही स्टूड अप, मुश्किल से उठा ही था, हार्डली हैड ही स्टूड अप टू स्पीक, ठीक है। हार्डली, तो हार्डली का पेयर बनता है व्हेन से, हार्डली हैड ही स्टूड अप टू स्पीक व्हेन के बाद क्या आएगा, व्हेन द सप्लाई फेल्ड, खड़ा हुआ बोलने के लिए, लाइट चली गई। एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो कि आंख बंद करके उड़ा दोगे कि नीदर का प्रयोग होगा, तो नीदर के साथ में नॉर का प्रयोग होना अनिवार्य है, नीदर के बाद में नॉर का प्रयोग होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से कंजंक्शन के हमने लगभग काफी डिटेल्ड टॉपिक को पढ़ा। अगर आप ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो और भी ढेर सारे कंपोनेंट्स हम आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, और गारंटी देते हैं आपको कि कोई भी एग्जाम के लिए अंग्रेजी कोई डिफिकल्टी नहीं लेकर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू।